हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने डी चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जो हम बात करेंगे वो सोशल साइंस। जी हाँ, सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर बात करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और हमारे साथ अंत तक बने रहें। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो ये सोशल साइंस के 10 परीक्षाओं में पिछले प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। भारत में जो है लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो वास्तव में देखिए, इसका राइट आंसर बताते हैं। आप लोग क्या करिए, ध्यान से सिर्फ सुनिए। ठीक है, आप लोग सुनते ही इसको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इसको। खासकर ऐसे जो हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लाते हैं, जहाँ लिखा होता है कि पिछले 10 परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, 10 साल में पूछे गए प्रश्न, सबसे ज़्यादा बार आए हुए प्रश्न। तो इस तरह का वीडियो आप लोग क्या करिए, देखिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये नॉर्मल नहीं होते हैं, ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो वास्तव में लोकतंत्र सफलता की ओर अग्रसर है। आप लोग को पता है सर्वप्रथम क्या हुआ था कि सर्वप्रथम लोकतंत्र की स्थापना हेतु विरोधाभास उत्पन्न हुए। ठीक है, लोगों के द्वारा इसे अच्छी शासन नहीं कहा गया। जब लोकतंत्र की सबसे पहला लोकतांत्रिक शासन चलाया गया था किसी भी देश में, भारत में, तो सबसे पहले लोगों के द्वारा इसे अच्छा शासन नहीं माना गया। ठीक है, परंतु लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी कि जब पता चला कि इसमें सभी लोगों का योगदान होता है, खासकर जनता का भी योगदान होता है, सत्ता की साझेदारी इसके विकास का मूल क्या है, मूल मंत्र बन गया, जिसके तहत लोकतांत्रिक देश के सभी जाति धर्म के लोगों को सत्ता में साझेदारी बनाया गया, जिससे उनके बीच जो हुआ कि सामाजिक भेदभाव क्या हो गए, मिट गए, तथा सभी वर्ग के लोग लोकतंत्र से जुड़कर विकास की ओर अग्रसर होने लगे। ठीक है, सचमुच यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज दुनिया भर के लगभग 70 देशों से अधिक देशों में क्या हो रहा है कि लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो सिंपल से समझना है इसको। देखिए, बिल्कुल एक लाइन में आप लोग को समझाते हैं कि किस तरह से आप लोग को एग्जाम में लिखना है। आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सिंपल है कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो वास्तव में लोकतंत्र सफलता की ओर अग्रसर है। सर्वप्रथम लोगों ने इसे अच्छी शासन नहीं माना, परंतु जब लोगों को पता चला कि लोकतांत्रिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों का अधिकार क्या होता है, बराबर होता है, सभी लोग इसमें अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपनी प्रतिनिधि को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, जो उसके हित के लिए बात करे, उसके हित की भलाई के बारे में सोचे। ठीक है, तो जिस कारण से क्या हुआ कि लोगों में सामाजिक जो भेदभाव था वो मिट गया और सभी वर्ग के लोगों ने इसे अच्छा माना और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की लोकतंत्र। और आज लगभग विश्व के 70 से भी ज़्यादा देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी न किसी रूप में क्या है, उपस्थित है, विद्यमान है। बस इतना ही लिखना है आप लोग को। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विज्ञान एवं तकनीक के द्वारा बिहार का विकास का वर्णन करें। विज्ञान एवं तकनीक के द्वारा बिहार के विकास का वर्णन करें तो क्या हो जाएगा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, देश है। हाँ क्या हो जाएगा, बिहार एक कृषि प्रधान क्या है, राज्य है। ठीक है, ऊपर में भारत आया था जिस कारण से गलती से देश निकल गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। आप लोग को पता है कि बिहार एक राज्य है जिसमें क्या हुआ कि शिक्षा, खनिज संसाधनों की कमी के कारण बिहार देखिए पीछे क्यों है। यहाँ शिक्षा का अभाव है, जनसंख्या वृद्धि है, खनिज संसाधनों की कमी है, बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, यहाँ विकास कम हो पा रहा है। ठीक है, और विकासशील के कगार पर है, मतलब अच्छी तरह से विकसित अभी नहीं हुआ है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। शिक्षा खनिज संसाधनों की कमी के कारण बिहार का आर्थिक विकास क्या है, काफ़ी क्या है, निम्न है। विज्ञान एवं तकनीक के जरिए ही बिहार का विकास संभव हो सकता है। वर्तमान समय में बिहार की ठीक है, बिहार की 80% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है
और यह कृषि कार्य बिल्कुल परंपरागत ढंग से किया जा रहा है। परंपरागत का मतलब हुआ कि जैसे हमारे दादाजी करते आ रहे हैं, यानी हमारे पूर्वज जैसे कृषि करते आ रहे थे, उसी तरह से हम आज भी बिहार में कृषि कर रहे हैं। ना कोई तकनीक है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, गरीब तो बनेगा ही हमारा बिहार, है ना। यहाँ के अधिकांश कृषकों की स्थिति क्या है, काफ़ी दयनीय है। उद्योग धंधे का भी बिहार में तकनीक के अभाव के कारण क्या है, कम विकास हुआ है, जिस कारण से इतनी आधुनिकता के बावजूद भी बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर जो है काफ़ी निम्न है। कृषि कृषि प्रणाली बिल्कुल मानसून पर आधारित है, मतलब जब वर्षा होगा तभी खेती होगा, वर्षा नहीं होगा तो खेती नहीं होगा। तो क्या होगा, बिहार गरीब होगा ही। ठीक है। बिहार का सर्वांगीण विकास विज्ञान एवं तकनीक के जरिए ही क्या हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है, जिसके बिना बिहार का विकास का संभव नहीं है। अब देखिए, इसको शॉर्ट में बताते हैं कि आप लोग को लिखना कैसे है। अगर आप लोग इतना एक तरह की कहानी की सरल तरह से समझते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि बिहार विज्ञान एवं तकनीक द्वारा बिहार का विकास का वर्णन करें। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, सबसे पहला लाइन। उसके बाद लिखना है कि बिहार में क्या है कि शिक्षा और खनिज संसाधनों की कमी के कारण बिहार का आर्थिक विकास काफ़ी कमज़ोर है, निम्न है। अगर बिहार के विकास करना है तो सबसे पहले कृषि पर निर्भरता को कम करना होगा। जहाँ 80% है वहाँ कुछ लोग कृषि को क्या करना होगा, धीरे धीरे। अगर कृषि कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो कृषि अच्छी तरह से होगा। और दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा कि परंपरागत जो ढंग से हम कृषि करते आ रहे हैं उसको तोड़ना होगा। और हम लोग क्या करें, जहाँ पर हम मानसून पर आश्रित होकर किस खेती करते हैं वहाँ क्या होगा, सिंचाई, यानी कि सिंचाई के द्वारा अगर हम कृषि करें तो क्या होगा, हमारा बिहार धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। शिक्षा खनिज संसाधनों की कमी के कारण बिहार का आर्थिक विकास क्या है, निम्न है। विज्ञान एवं तकनीक के जरिए ही बिहार का विकास संभव हो सकता है। वर्तमान समय में बिहार की 80% आबादी जो है कृषि कार्य में क्या है, संलग्न है। ठीक है। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का विकास जो है विज्ञान एवं तकनीक के जरिए ही संभव है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर भी आप लोग को बहुत ही सटीक तरीके से बताया गया है। ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आप लोग इसे सुन लेते हैं तो आप लोग को इजीली याद हो जाएगा, है ना। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में अगर आप लोग एक बार इसको कवर कर लेते हैं तो। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें से जनवरी 2015 में गांधी जी क्या हुए कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, ठीक है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1919 ईस्वी से 1947 तक महात्मा गांधी ने अनेकों आंदोलन किया और उसमें भागीदारी रहे। उन्होंने कई राष्ट्रीय आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, 1 साल तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। उसके बाद 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, अंततः भारत आज़ाद हो गया। तो ये महात्मा गांधी जी के देश के लिए कुछ योगदान था। चलिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध का परिचय दें। देखिए, जो नॉर्मल होता है डेफिनेशन उसको ज़्यादा नहीं समझाते हैं, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा, है ना, जो एक बार में समझाएंगे। ठीक है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको दोबारा बता दिया जाता है। ठीक है। चलिए, आगे है प्रथम विश्व युद्ध का परिचय दें। ये क्वेश्चन जितना बोले इम्पोर्टेंट उतना है। ठीक है। यानी कि जितना इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं उतना बार ये पूछा गया एग्जाम में है। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का परिचय दें। प्रथम विश्व युद्ध जो है इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। ठीक है। इस युद्ध के तहत क्या हुआ था कि पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया। इसमें से पहला था मित्र राष्ट्र, जिसके अंतर्गत फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस आते हैं, और दूसरा था धुरी राष्ट्र, जिसके अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली आते हैं। इन दोनों देशों ने 1914 ईस्वी में आक्रमण करना शुरू किया, जिसमें कुल 37 देशों ने प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। और अधिकांश युद्धरत देश जो क्या किया था, अपने समस्त संसाधनों को युद्ध में झोंक दिया था, जिसके कारण इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ और अंततः
1918 हो जाएगा, यहाँ पर 1988 लिखा गया। 4 साल तक ये युद्ध चला और 1918 में धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र के द्वारा पराजित हो गया, यानी कि धुरी राष्ट्र की हार हो गई और यहाँ मित्र राष्ट्र के रूप में क्या हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस, जो ये सब देश आते हैं, सारे देश जीत गए। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो क्या था, यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। इस युद्ध के तहत क्या हुआ था कि पूरा विश्व 2 खेमों में बंट गया। दो, पहला था मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र, जिसमें धुरी राष्ट्र का जीत हो जाता है और मित्र राष्ट्र का हार हो जाता है। और यह युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। ठीक है, हमारा 5वां नंबर प्रश्न है कि समोच्च रेखा क्या है। तो समोच्च रेखा क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि समोच्च रेखा उच्चवास प्रदर्शन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यह वैसी मानक विधि है जिसके तहत भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं तथा स्थानों को मिलाकर एक मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसे वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर सुखी सुविधाओं के साथ उसकी ऊंचाई लिख दी जाती है। तो समोच्च रेखा क्या है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको अच्छे से समझते हैं, दोबारा समझाते हैं आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा कि समोच्च रेखा क्या है। तो समोच्च रेखा उच्चवास यानी ऊंचे स्थान, यानी पर्वत पठार जो हो गया। ठीक है, तो समोच्च रेखा उच्चवास प्रदर्शन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसके तहत क्या होता है कि यह एक ऐसी विधि, मानक विधि है, जिसके तहत भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं तथा स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है, जिससे वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर सुखी रेखाओं के साथ उसकी ऊंचाई लिख दी जाती है। ठीक है, यानी कि मैपिंग में काल्पनिक रेखा दर्शाया जाता है, उसी को हम समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। इस चैनल पर जुड़ने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहा, और आप लोग क्या करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जब आते हैं हमारे साथ लाइव तो थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि हम क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ा सुनिए, फालतू चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप लोग को करना क्या है, सिर्फ फ़ोन निकाल कर सामने बैठ जाना है और सिर्फ हमारी बातों को सुनना है। आप लोग कोई रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1 से 2 बार अगर आप लोग गारंटी देते हैं कि वीडियो देख लीजिएगा, तो इतना ईजी तरीक़ा से समझाए हैं कि आप लोग को अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, टेक केयर।